लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना हो और कोई फंक्शन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें ऐसा दे रखा है जो कि लीनियर ग्राफ नहीं बना रहा, अगर उसका ग्राफ लीनियर नहीं है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। ये चीज़ याद रखो। अब मुझे इस तरह के बेसिस दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। अब किस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाएगा वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ये देखो जो हमें दिया हुआ है क्या वो कोई बेसिस फॉर्म कर रहा है, मतलब कि अब वो अगर एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है, इसकी ये था वो इसके कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा, तो फिर ये एल डी तो होगा नहीं, होगा ये एल आई, और एल आई तो ये बेसिस फॉर्म कर देगा। ठीक है, मतलब इसको एज ए इनपुट हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है स्टैंडर्ड आर स्क्वायर क्या लें, आर स्क्वायर को स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर का यहाँ पे मतलब है कि दो बेसिस, दो इनपुट। ठीक है, अब 10 ले लिया हमने। ठीक है, अब इससे हम फॉर्म करेंगे, अल्फ़ा बीटा मान के चलेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड नोट कर देंगे। ठीक है, और जो भी आएगा उसको कॉलम वाइज पुट कर देंगे। दैट इज़ आवर आंसर, राइट। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म मतलब 1/1 फंक्शन, कोई मैपिंग है जो वी से यू में डिफाइन हो रही है, उसको 1/1 तब बोलेंगे 1/1 का तो वही आइसोमॉर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिज्म तो 1/1 होगा। ठीक है, सिंबल इसका ये होता है। अब जैसे मान लो वी में n टपल्स ले रहे हैं हम, या ऑर्डिनेट बेसिस है, किसी भी टाइप से ले सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल ले लिया 1+x है, तो ये लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने का पैटर्न क्या है, कोऑर्डिनेट किस तरीके से बनाए इसके, तो 1+x x² और इनके कोफिशिएंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। कर्नल मतलब इमेज सेट ऑफ एल आई बनाना है ना, दो चीज़ें पढ़ना है। कर्नल बेसिकली क्या होता है, कर्नल वो इनपुट एलिमेंट है बेसिकली जो आउटपुट हमें क्या देते हैं, ज़ीरो देते हैं, सीधी बात ये है। ठीक है, कर्नल को हम नलेटिव बोलते हैं, मतलब कि ऐसे वेक्टर्स जो ज़ीरो पे मैप हो रहे हैं, नल वेक्टर पे मैप हो रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ज़ीरो ही एक ऐसा वेक्टर है जो ज़ीरो पे मैप हो रहा है, तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करना है कर्नल के अंदर जो 0 0 0 नहीं है, और फिर भी अपन को ज़ीरो वो वेक्टर बना के दे रहा है आउटपुट में, तो फिर वो 1/1 नहीं हो सकता। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो पे मैप कर रहा है, राइट। तो कर्नल कभी भी ज़ीरो तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ भी जैसे कोई भी और वेक्टर मैप कर ज़ीरो पे मैप करे या ना करे, लेकिन नल वेक्टर तो हमेशा ज़ीरो पे मैप होगा। तो कर्नल में कम से कम एक एलिमेंट तो है, नल वेक्टर तो है उसके अंदर, तो इसलिए जो कर्नल होता है वो कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, डायमेंशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। डायमेंशन द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स सो दैट if not existed then dimension of kernel is 0, but doesn't matter। कर्नल की कार्डिनलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन डायमेंशन कैन बी ज़ीरो, यू कैन से डिपेंड ऑन द एल डी एंड एल आई, राइट। ज़ीरो वेक्टर इज ऑल्सो रिटन एज अ linear combination of other vectors, right? So it can be LD. So if this is LD, then how can we say this is a linearly independent? If it is not linearly independent, then it is not considered in its dimension. So in that case, that null vector cause the dimension of kernel set is 0। अगर कर्नल में देखो 0 0 0 को किसी और की डायमेंशन में, कर्नल को लिखने का पैटर्न ये है कि हम जो वी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, इनपुट से, डोमेन से, तो 0 बना देता है, डोमेन सेट से लेते हैं। तो कर्नल इज़ अ सबसेट ऑफ वी, इसलिए लगता है कि डोमेन इज़ अ सब स्पेस ऑफ डोमेन वी। तो कोई लीनियर फंक्शन है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, वी सी यू में डिफाइन हो रहा है, इसका अगर ये बेसिस है स्पैन सेट V1 V2 वगैरह। ठीक है, तो इसका जो इमेज सेट होगा वो भी एक इसका स्पैन होगा इमेज सेट का। प्रोजेक्शन का ये है कि प्रोजेक्शन अगर हमें प्रोजेक्शन में चेक करनी है तो सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी कि वो वेक्टर 0 बनाना है, इमेज 0 ऑरिजिन से पास होना चाहिए, वो 0 0 डालने पे 0 0 0 नहीं हो रहा तो प्रोजेक्शन में नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन तो 0 0 बना रहा है और लीनियर कॉम्बिनेशन भी बना देगा, जड़ तो वैसे 0 है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रोजेक्शन इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखें हम एंटी क्लॉकवाइज है ये, इसलिए ऐसा हो रहा है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा x y।
इमेज सेट क्या होती है? इमेज सेट इज अ कॉलम स्पेस एंड कर्नल ए can be written as solution space if ax equal to 0. This is a homogeneous system. In homogeneous system, if solution exists, that is unique or infinite solution. If it is unique, it means only trivial solution exists, means 0 0 0, and that is null space, which is equal to the nullity, right? So kernel is equal to null space. ये nullity को ही एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन बन के हमें क्या बता रहा है, नल स्पेस दे रहा है। तो अगर कोई चीज़ नल स्पेस पर ट्रांसफॉर्म हो रही है तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड द कर्नल। थोड़ा मतलब रैंक नलिटी थोड़ा में डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज सेट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल। डायमेंशन ऑफ इमेज इज अ रैंक। रैंक मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ मतलब जो आउटपुट है वही तुम्हारी रैंक है बेसिकली। नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स इन आउटपुट। नलिटी इज नलिटी। देखो R4 से R3 में ट्रांसफॉर्म्ड है, इस टाइप से फंक्शन दिए हुए हैं। तो ये दिया होगा तो उसकी मैट्रिक्स बना लेना। उस मैट्रिक्स से क्या होगा कि इचलन फॉर्म में बना लेना, जितने नंबर ऑफ पाइवट्स मिल रहे हैं हमें। डायगोनल पाइवट्स बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन डायगोनल, जिसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो वही क्या होगा हमारा, उतने वेक्टर एलाइज रहेंगे। एलाई मतलब वही बेसिस होंगे जितने वेक्टर एलाइज में। जिन कॉलम्स में हमें नंबर ऑफ पाइवट्स नहीं मिल रहे हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, फ्री वेरिएबल्स। और जो फ्री वेरिएबल्स होता है वही नंबर ऑफ डायमेंशन होता है, क्योंकि हम फ्री वेरिएबल्स से पूरा एक वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई द फ्री वेरिएबल को हम डायमेंशन ऑफ स्पेस में बोल सकते हैं। चीज़ नोटिस कर सकते हो कि मुझे 4 से 3 में बनानी है बेसिकली। नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 4, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3, बना लो। देखो भाई, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है तो ऑन टू है तो वो नॉन सिंगुलर। आइसोमॉर्फिज्म है तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो आइसोमॉर्फिज्म है। 1 1 है और इन्वर्टिबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे है कि डायमेंशन ऑफ वी बराबर डायमेंशन ऑफ यू आ जाए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक है, वी से यू में जा रहे हो, दोनों के डायमेंशन सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि एफ इज़ नॉन सिंगुलर एंड एफ इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म, राइट। और अगर एफ इज़ आइसोमॉर्फिज्म है और एफ नॉन सिंगुलर है तो दोनों की डायमेंशन भी आपस में क्या होगी, सेम। अगर 1 1 है सो इफ़ नॉन सिंगुलर है सो कर्नल ऑफ टी में 0 एलिमेंट होगा, मतलब सिर्फ नल स्पेस ही एग्जिस्ट करेगा कर्नल स्पेस में। इसका मतलब ये नहीं कि कर्नल 0 है, इसका मतलब ये ही कर्नल में सिर्फ 0 वेक्टर एग्जिस्ट करता है कि वही 0 डालने पे 0 देगा। होमोमॉर्फिज्म का मतलब था खुद से खुद का ही, ठीक है, वो सेक्चुअल उसको ही तो बोलते हैं, खुद के खुद से ही, ठीक है, होमो। तो ऐसे केस में तो फिर मुझे इसकी कंबाइंड डायमेंशन निकालनी है। अगर यू वी की तो एम एन आ जाती है, होमोमॉर्फिज्म यू वी बराबर एम एन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कहीं भी आपके 2 वेक्टर स्पेस के बीच में बनता है, जबकि जो लीनियर ऑपरेटर होता है वो डोमेन को डोमेन के फॉर्मेट में चलता है, समझ आया। अब जैसे लीनियर ऑपरेटर में खुद का खुद से ही होता है, तो ऐसे केस में डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगी इसकी, दोनों मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर, सो n स्क्वायर से डायमेंशन, राइट। भाई कोई भी ऑपरेटर इन्वर्टिबल ऑपरेटर तब होता है जब 1 1 ऑन 2 हो। ऐसे तो कुछ भी, जैसे वी इन्वर्टिबल है तो वो कब है, जब 1 1 ऑन 2 होगा। अगर कोई वी है ना फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस से सारी चीज़ आपस में बराबर होती है। सबसे पहली चीज़ है कि एफ एक तो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर है मतलब उसके कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 0 वेक्टर जो
उसको ज़ीरो बना रहा है। दूसरी चीज़ है कि एफ इज़ एन ऑन टू मैप भी होगा, 1 भी होगा और इन्वर्टिबल भी होगा, ये सब आपस में इक्विवेलेंट है। बस सबसे पहले जो डायमेंशन स्पेस फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होना चाहिए, वी से भी लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ है ये। वी से भी मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि वो लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन ही हो गई तब तो डोमेन इक्वल टू कोडोमेन, बट बेसिकली इसके अंदर ऑन टू फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। एक फंक्शन दे रखा है, मुझे चेक करना है कि ये 1 ऑन टू है या नहीं। जो भी फंक्शन दे रखा है मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालूँ, अगर एक्स और वाई मेरे 0 जाते हैं, मेरा इनपुट 0 आ जाता है, ये तो 0 है ही भाई, आउटपुट 0 में तभी मिलेगा ना इनपुट 0, और उसके अलावा कोई और एलिमेंट मिल जाता तो यहाँ पे फंक्शन 1 नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 0 मिल गया एक्स और वाई, तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 हो गया। इसी टाइप से ये फंक्शन है, देखते देख लो लीनियर फंक्शन कट हो जाएगा तो इसका कर्नल क्या हो जाएगा 0। बेसिकली लीनियर ऑपरेटर वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स, ए बी से डिनोट करते हैं इसको, उसका डायमेंशन n स्क्वायर होता है बेसिकली, ठीक है। चेंज ऑफ बेसिस क्या है कि हम ओल्ड बेसिस को न्यू बेसिस से किस तरीके से मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वही सारा कुछ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओल्ड बेसिस है, एक न्यू बेसिस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ओल्ड बेसिस को ओल्ड के फॉर्म में लिख दो। बनाना क्या है हमें, अगर ओल्ड से न्यू करना है तो न्यू को ओल्ड के फॉर्मेट में रख दो, और अगर मुझे न्यू से ओल्ड बनाना है तो ओल्ड को न्यू के फॉर्म में लिख दो, सारे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और इसी क्या जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसका मैं ट्रांसपोज निकाल लूँ तो वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। और इसमें ये आ रहा है कि जो इससे जब हम ओल्ड से न्यू में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पी मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। और जब हम न्यू से ओल्ड से ट्रांसफॉर्म तो क्यू मैट्रिक्स मिल रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। इस तो मुझे यहाँ पे दे रखा है कि एस बराबर दे रखा है ओल्ड बेसिस एस डैश बराबर कुछ न्यू बेसिस दे रखा है। सबसे पहले मुझे एस टू एस डैश में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ओल्ड से न्यू में करना है, मैं सबसे पहले न्यू को ओल्ड के कॉम्बिनेशन में लिखूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि न्यू को ओल्ड के कॉम्बिनेशन में लिख दिया अल्फ़ा बीटा दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा U1 और बीटा U1 मिल गया। तो फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर, इस तरह कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे मुझे, और फिर वैल्यू डाल के मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालूँ किसी तरीके से, मेरे बताया अल्फ़ा बीटा जो भी निकलेगा उसको मैं कॉलम वाइज पुट कर दूँ, ठीक है। बस वही मैट्रिक्स है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ऐसे क्यों निकालो, से दोनों आपस में इन्वर्स आएगी। बी ए के सिमेट्रिकल कब है, जब उसको इस फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पे पी नॉट इक्वल टू 0 है। चेंज ऑफ बेसिस का फॉर्मेट तो यही है कि ओल्ड बेसिस को न्यू बेसिस के फॉर्मेट में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, उसकी मैट्रिक्स ऑब्टेन करने कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, वी गेट द बेसिस। और ट्रांसपोज मतलब कि डायरेक्ट अगर उससे कॉलम वाइज पुट कर दे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। रखनी है कि पी बराबर क्यू इनवर्स, क्यू बराबर पी इनवर्स आपस में इनवर्टिबल है। इसे रिप्रेजेंटेशन है कि हम उसको उस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब बेसिस शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसे सॉल्व करने के लिए अगर इस फॉर्मेट में जो बेसिस दे रखे ना, तो फर्स्ट टाइम इज अल्फ़ा बीटा गामा, इट्स लाइक दैट, अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरह से करो, ए और बी के बराबर पुट कर दो, ठीक है। अपने आप अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा। जैसे ओल्ड मैट्रिक्स अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस दे दिया तुम्हें और इससे न्यू बना रहे हो तो भाई ओल्ड से तुम जो भी बनाओगे वही मिल जाएगा तुम्हें, मतलब कि जो गिवन दे रखा है ना मुझे न्यू, तो वही मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब ये है कि पी इनवर्टिबल है। हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता कि इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेसिस के अंदर, तो बेसिस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँ कि जो भी मेरे को मैट्रिक्स गिवन है और जो गिवन वेक्टर दे रखा है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो क्या है तुम्हारे बेसिस के कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा गामा। पी बराबर पी इनवर्स ए पी, ये हमेशा लीनियर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इनवर्टिबल मैट्रिक्स है
तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बनेगी, लीनियर है मैट्रिक्स है। और अगर हम उसे स्टैंडर्ड बेसिस करस्पॉन्डिंग में रिप्रेजेंटेशन निकालें तो वो एज इट इज़ बनेगा। अगर यहाँ पे p नॉट इक्वल टू 0 भाई p नॉन सिंगुलर आएगा तभी जाके p इनवर्टिबल होगा। तो क्या जाएगा b सिमिलर टू a। गॉट इट। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस दे रखी है और हम बोल रहे हैं कि लीनियर ऑपरेटर उनका सेम ही होगा। तो लीनियर ऑपरेटर सेम तब होगा जब वो दोनों मैट्रिक्स आपस में सिमिलर होगी। सिमिलर का मतलब है कि जब एक को दूसरे के बराबर तब होगा जब p इनवर्स और p से उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दिया जाए। यही मतलब होता है सिमिलर होने का मतलब। सिमिलर होने का मतलब भी क्या है कि अगर b a के सिमिलर तब होगी जब आप p इनवर्स और p से आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे, राइट। ये दो फंक्शन आपस में बराबर है, सिमिलर है, तो उनका जो ट्रेस है वो भी आपस में बराबर होगा। अगर a सिमिलर है b के, b सिमिलर है a के, तो ट्रेस आपस में बराबर होगा। दोनों की डिटर्मिनेंट भी आपस में बराबर होगी। विच इज़ द ट्रेस और डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर फंक्शन पे सिमिलर हैं तो। मतलब दोनों को सेम वैल्यू असाइन हो रही है। मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं ना दोनों मैट्रिक्स के लिए, हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में सिमिलर है। सिमिलर तभी होती है जब दोनों का ट्रेस बराबर हो, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 हो। देख लो कि डायमेंशन R3 से R2 में जा रहा है, ठीक है। फंक्शन दे दिया मुझे, एक S दे रखा है, S2 दे रखा है ना, चेंज ऑफ बेसिस निकालना है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे S2S बनाना है तो सबसे पहले न्यू बेसिस को ओल्ड बेसिस के फॉर्म में मैंने रख दिया अल्फ़ा U1 अल्फ़ा U2 वटएवर इट इज़। अब क्या कर रहे हैं कि जो ये S है उसकी वैल्यू स्प्लिट करी फंक्शन में, ठीक है। फंक्शन 3 डायमेंशनल है तो ये समझो बात, इसलिए यहाँ पे S डैश नहीं डाला गया। S डैश क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि फंक्शन मुझे किस टाइप का डाला है, ये इस टाइप का डाला है, S टाइप का फंक्शन डाला, ये मेरी वैल्यू हो गई 2 में, ठीक है। तो फिर अब मैं इसको सॉल्व करके अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 निकालूँ और उसको जो भी है कॉमन लंबाई स्प्लिट कर दूँ तो 2×3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। समझ आ गया? ऐसे भी देख सकते हो। अब 3 से 2 में बन रहा है तो मुझको पहले समझ जाना चाहिए जो मेरे को मैट्रिक्स मिलेगी वो 2×3 की मिलेगी। अगर 2×3 मिल रही है तो उसको कॉलम वाइज स्प्लिट करते हैं, राइट। तो बेसिकली कॉलम यहाँ पे 2×3 में 3 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। तो अब अल्फ़ा बीटा का जो लीनियर कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 3 है ना। तो उस टाइप से देख लो। कोई फंक्शन डिफाइन दे रखा है और S2S डैश बेसिस ये बता रखा है कि ओल्ड से न्यू में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके फंक्शन गिवन है हमें खाली, है ना, दे रखा है। चेंज ऑफ बेसिस गिवन है, मतलब वो मैट्रिक्स तो चेंज ऑफ बेसिस की है और एक वेक्टर कोऑर्डिनेट गिवन है। बाकी हमें कुछ नहीं पता, बेसिस वगैरह कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स जानना है, मतलब कि अल्फ़ा बीटा हमें निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा हम कैसे निकालेंगे? तो हमें बेसिकली ये करना है कि मैट्रिक्स जो भी दे रखी है ना उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वट एवर द वेक्टर इज़, तो वी गेट इमेज। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएंगे हमें। जैसे कि यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ इमेजेस दे रखी थी, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हमने इमेज से मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे फंक्शन मिल गया। तो ये जिसके कोफिशिएंट है, ऊपर वाले अल्फ़ा मान लो, नीचे वाले बीटा मान लो, से ये जो है बेसिकली इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ रहे हैं, रियल के लिए पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? जैसे U1 V दो वेक्टर्स है वो V से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम U1 V को इनर प्रोडक्ट स्पेस तब कह सकते हैं, सबसे पहले तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हूँ। लीनियर प्रॉपर्टी यानी कि अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें इसे U1 को तो वी कैन राइट इट एज दिस। एंड सिमिलरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, UV और V को U लिखा जा सकता है। और एक पॉजिटिव डेफिनेट हो, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड U का U के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा क्या हो, 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। सो बेसिकली इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज नॉर्म ऑफ U क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस U and U। तो नॉर्म इज बेसिकली लेंथ ऑफ एनी वेक्टर
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड होता है ये जनरली वन, अगर ये जो नॉर्मल बनना चाहे तो नॉर्मलाइज्ड कहते हैं इसको, नॉर्मलाइज वेक्टर है। नहीं आता तो ज़बरदस्ती बना दो v बराबर नॉर्म v करके, ठीक है। और यूक्लिडियन स्पेस आर में जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है इस टाइप से रहेगा, जैसे u कोई वेक्टर है a1 a2 an तक ले लिया, फिर यहाँ पे b कोई वेक्टर है b1 b2 bn तक ले लिया, फिर मेरे को क्या बनाना है इनर प्रोडक्ट स्पेस में ना, तो अब मेरे को इनर प्रोडक्ट स्पेस के भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो यार, जितने भी टपल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, a1 b1 a2 b2 वगैरह वगैरह। अब इसको बेसिकली मल्टीप्लाई हो कैसे रहा है, हम हमेशा रोज़ की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि जो एक वेक्टर है वो रो में, दूसरा वेक्टर इसमें है कॉलम में, राइट। तो यानी कि जो b है वो तो एज इट इज़ लिखा है मैंने v1 v2 vn, क्योंकि इसको हम कॉलम स्पेस में तो लिखते हैं। अब ये रो में है, अब मुझे इसे कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो ये इसको u ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखूँगा। तो जहाँ पे भी ये वैल्यू दिख जाए तो मैं u ट्रांसपोज v, तो दिस इज समझ जाना कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसका बेसिकली मतलब यही हो रहा है, इसका यही मतलब है दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में। समझ में आ रही है इस चीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको रो में लिख दिया गया है और ये तो कॉलम में है ही, और रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो तुम्हें सारे डायगोनल्स के एलिमेंट मिल जाएंगे, a1 b1 a2 b2 वट एवर इट इज़, सारे डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे। मतलब हमेशा जब एक रो स्पेस को कॉलम स्पेस में डायगोनल एलिमेंट यू गॉट इट, राइट। और इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो इससे भी घबराना नहीं है। अगर ऐसा दोनों सेम आ रहा है ना आई, तो इसका मतलब है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ डायगोनल, राइट। और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। ये मुझे बताइए कि ईच कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, है ना, रिमान सम का वो स्टेटमेंट है। वैसे एक स्पेस ले लिया मैंने, फंक्शन स्पेस, वो किस टाइप का, कंटिन्यूस है, ऑल क्लोज ब्रैकेट a to b में। पॉलिनोमियल स्पेस ले लिया एक pt, राइट। तो सभी इसमें क्या दे रहा है कि सभी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ये एफ एन जी डिफाइन है, जो बिलोंग करता है इस कंटिन्यूस फंक्शन से। तो एफ एन जी फंक्शन कुछ इस टाइप का दे रखा है कि ए बी एफ जी जी टी, राइट। तो ये यूजुअल इनर प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई बात नहीं है कोई कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, बिकॉज कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज इंटीग्रेबल, राइट। तो एफ एन जी दोनों आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर एफ निकालना पड़ जाए तो बेसिकली नॉर्म ऑफ एफ क्या होता है, अंडर रूट एफ का एफ से, ठीक है। तो नॉर्म का मतलब ये है कि पावर 1/2, वट एवर इधर इनर रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जी टी की जगह एफ टी रख दिया, इसको करके सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मलाइज वेक्टर है। अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं आती तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एफ बाय एफ नॉर्म, राइट। उसमें देखो दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन ये दे रखा है, दो दे रखा है, पॉलिनोमियल दे दिया, कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, कर दो। इसका क्रियाक्रम मतलब कि क्रियाक्रम करना इन द सेंस ये होता है, इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू निकाला इनर प्रोडक्ट की, तब बात। अब मुझे नॉर्म निकालना, तो नॉर्म स्क्वायर निकाल लो पहले, तो जो भी है उसका पावर हाफ कर देना, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर नॉर्म पूछे, अब जी का नॉर्मलाइजेशन वेक्टर पूछे तो जी बाय मॉड्यूलेशन ऑफ जी निकल गया। यहीं पे भी दिख जाए ना बी ट्रांसपोज मतलब डायगोनल एलिमेंट है, मतलब ये यही है सिग्मा आपका आई जे बी आई, मतलब ए आई बी आई आई से लेके एन से एन तक। तो दिस इज डायगोनल एंट्रीज। बेसिकली जो डायगोनल होता है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। ये भी दे दिया जाए उससे मेरी दिक्कत नहीं है। ये भी ट्रेस ऑफ, बेसिकली दिस इज नॉन एज डायगोनल एलिमेंट का एडिशन है। तो डायगोनल एलिमेंट का एडिशन क्या होता है, ट्रेस ऑफ इसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए, राइट। तो मैट्रिक्स दे दिया मेरे को, इसको ट्रेस पूछ रहा है दोनों का, ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो आपस में, जो आएगा वो ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए होगा। है कि 1 को 1 से करूँ, 2 को 3 से करूँ, ऐड कर दूँ, 2 को 0 से करूँ, 4 को 2 से करूँ, ऐड कर दूँ, 3 को 2 से करूँ, 5 को 1 से करूँ, ऐड कर दूँ। ऐड करने पे जो भी आएगा वो ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए होगा। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए,
दोनों इनर प्रोडक्ट सेम दे रखा हो, ए और ए टाइप का, तो उस केस में अगर इस तरीका लिखा जाए, ए बी की जगह सिर्फ ए आई जे स्क्वायर लिखा जाए, तो उसका मतलब भी सेम ही है। दोनों का आपस में कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है। हिल्बर्ट स्पेस, तो हिल्बर्ट स्पेस डिफाइन ही ऐसे इनर प्रोडक्ट स्पेस में होता है जिसमें वैल्यू सेम होती है ए का। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा कि हर एक टर्म का स्क्वायर कर दो आपस में और इनको ऐड कर दो, और जो वो सम है यहाँ पे भी तो यही होगा। इस ट्रेस का मतलब क्या है, सबका समेशन आपस में स्क्वायर कर दिया ईच टर्म को, है ना। ईच टर्म मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और इसको ऐड कर दिया आपस में, समेशन कर दिया, तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए। लेकिन जब इसकी वैल्यू अगर लेस देन इन्फिनिटी हो रही है, इन्फिनिटी नहीं होती, तो उसको हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं, फाइनाइट वैल्यू होती है। अब सम क्या करता है, कन्वर्स करता है, डाइवर्स नहीं है। इन्फिनिटी वैल्यू जाती है तो डाइवर्जेंट हो जाता है फंक्शन, पर ये डाइवर्जेंट नहीं है, ये इन्फिनिटी तक अप्रोच हो ही नहीं रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू तक अप्रोच हो रहा है जो इन्फिनिटी से छोटी है, तो ये कन्वर्स है। कोशिश स्वच्छ इनइक्वलिटी बेसिकली ये है कि जो नॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज लेस देन नॉर्म ऑफ सेपरेट नॉर्म ए नॉर्म बी। अब इसको अलग फॉर्मेट में इनर प्रोडक्ट के स्पेस में लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट के स्पेस में लिख सकते हैं स्क्वायर of inner product space is less than individual square of that norm, मतलब तो इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको लिखना है तो इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ऑलवेज लेस देन यू नॉर्म वी नॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेस का स्क्वायर ही क्या होता है, नॉर्म। कैसे, जैसे यू दे रखा है, वी दे रखा है, ठीक है, तो अब यू वी कैसे निकालते हैं, A1 B1 A2 B2 इज़ लाइक दैट, राइट। तो और यू वी स्क्वायर क्या होगा, यू वी एंड वी यू, तो बेसिकली यू वी हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट इज लेस देन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर AN स्क्वायर, जो कि B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर BN स्क्वायर। ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर A1 B1 का जो प्रोडक्ट है और उसका स्क्वायर, तो वो हमेशा लेस देन होगा कि अगर हम ए का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड कर दें और बी का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड कर दें। कंटीन्यूअस फंक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं, कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो इंटीग्रेबल होगा ही होगा। ठीक है, नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, ये चीज़ भी याद रखनी है। ये नॉर्म क्या है, अंडर रूट में आती है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो कंटीन्यूअस फंक्शन इस फॉर्म इसका स्क्वायर करते हैं, तो इंडिविजुअल किसी एक फंक्शन के स्क्वायर और किसी अदर फंक्शन के स्क्वायर उससे हमेशा लेस होगा कंबाइन करके। एक ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है, देखो कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का बनाता है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी चाहिए। सबसे पहले नॉर्म की 3 कंडीशन ये कि नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है नॉर्म, या तो 0 हो जाएगा, मतलब कि वो 0 तब होगा जब वी की वैल्यू वी 0 हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है नॉर्म में, तो अगर उस स्केलर को हम आगे लेकर आते हैं बेसिकली, तो वो नॉर्म के अंदर से ही आ रहा है, तो वो पॉजिटिव ही होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे नॉर्म अभी तक हमने पढ़ा था प्रोडक्ट में, अब हम प्रोडक्ट में पढ़ रहे हैं, हम एडिशन में पढ़ रहे हैं। एडिशन किया दो नॉर्म्स का, तो विच इज़ लेस देन सेपरेट ऑफ टू डिस्टेंसेस। तो ये ट्रायंगल की इनइक्वलिटी है कि ट्रायंगल की जो 2 साइड का सम है, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो दिस इज ट्रायंगल इनइक्वलिटी। किसी फॉर्म में खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, u+v यू सेपरेट करते जाना, यू वी, फिर प्रोडक्ट खुलता जाएगा, यू 2u v ईच में जाता है, इसका स्क्वायर किया, इस तरह से नॉर्म बन जाता है। अब जैसे अगर इसका स्क्वायर है तो वो इन दोनों के स्क्वायर के इससे छोटा होगा, और इसको सेकंड रूट में इस तरीके से लिखा जाता है। बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालना हो तो दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालो और नीचे उनका इंडिविजुअल नॉर्म निकाल दो, दैट इज कॉस थीटा। 2 वेक्टर्स दे रखे तो दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट निकाल दो, इनर प्रोडक्ट निकाल के दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल दे, तो नॉर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो कॉस थीटा निकल जाएगा। किसी का इनर प्रोडक्ट स्पेस 0 आ जाता है तो वो ऑर्थोगोनल होगा, कि उसका उसी वेक्टर से क्या हो रहा है, इनर प्रोडक्ट 0 है तो ऑर्थोगोनल वेक्टर, और वी का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए तो एक वेक्टर दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो दोनों की टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का, ये मतलब होता है ऑर्थोगोनल का। तो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो सबके साथ ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। यू 0 दे रखा है बेसिकली इनर प्रोडक्ट इसका, तो
तभी होगा जब यू की वैल्यू क्या होगी 0, इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए 0। नॉन ज़ीरो वेक्टर कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होते हैं बेसिकली। जैसे 0 है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 ज़ीरो वेक्टर नहीं है तो उसका इनर प्रोडक्ट स्पेस पे 0 नहीं होगा। समझ में आया? अगर कॉस थीटा बराबर ए दे रखा है तुम्हें, क्योंकि कॉस 90 तो 0 ही होता है बेसिकली। पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 दे देगा। लेकिन अगर u1 v 0 नहीं है तो जैसे मुझे माइनस पाई और पाई के बीच में निकालना है साइन टी कॉस टी, तो निकाल लेंगे पाई और माइनस पाई के बीच में वैल्यू निकाल लो। तो 0 आता है आंसर। माइनस पाई से पाई के बीच में साइन और कॉस टी वैसे भी ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल हुआ कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो उनके टेंजेंट है उसमें 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ऑर्थोगोनल का ये मतलब है कि जो वेक्टर्स हमें गिवन है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री है। उन दोनों के टेंजेंट है 90 डिग्री के बीच का एंगल। क्लासिकल एग्जांपल देना है ना आपको ऑर्थोगोनल सेट का, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। इवन कॉस टी 2t साइन 2t साइन 3t दैट ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि एस कोई वेक्टर वी उससे जो वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे वही क्या होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एस जो ऑर्थोगोनल है विच इज सब स्पेस ऑफ वी, मतलब वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा। कॉम्प्लीमेंट जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब स्पेस होता है। रिप्रेजेंटेशन जैसे वेक्टर वी है वो बिलोंग कर रहा है वेक्टर वी से, तो उसका इनर प्रोडक्ट यू से करवाओगे तो वो 0 बनाएगा, मतलब कि जो वी है वो यू के क्या है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसका निकालते हो ना उससे डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। उसके अलावा कोई एलिमेंट लेते हैं जो उसको इनर प्रोडक्ट के 0 बना दे। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हमेशा नॉन एम्प्टी रहता है, क्योंकि कम से कम जो और 0 वेक्टर तो हमेशा ऑर्थोनॉर्मल रहता है ना किसी भी वेक्टर के, तो ऑलवेज देयर इज द 0 वेक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एम्प्टी। की डायमेंशन ऑफ जो वी है वो डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑर्थोगोनल प्लस डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम होता है। वी बराबर डायरेक्ट सम ऑफ वी प्लस वी बार, मतलब कि दोनों में इंटरसेक्शन में बराबर 0, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई एलिमेंट डब्लू में बिलोंग करता है तो वो डब्लू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, और कोई डब्लू कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है डब्लू में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा हो गया कि जो वी है वो डब्लू में भी है और डब्लू कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा हो सकता है, वो होगा 0। नॉन 0 एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता जो वी में भी बिलोंग करे और डब्लू में भी बिलोंग करे। सम का डायरेक्ट मतलब यही होता है कि जो एलिमेंट डब्लू में है वो डब्लू बार में नहीं है, जो डब्लू बार में डब्लू में नहीं है। ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या बोलते हैं और मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई? ऑर्थोगोनल सेट उसको बोलते हैं कि जो भी जिस तरह से जिसका हर एक इनर प्रोडक्ट क्या हो आपस में ऑर्थोगोनल हो, हर एक पेयर ऑर्थोगोनल होगा। और एस इज ऑर्थोनॉर्मल इफ ईच वेक्टर ऑफ एस इज अ यूनिट लेंथ। अगर उसकी जो लेंथ है ओरिजिन से डिस्टेंस वो 1 हो जाती है, मतलब नॉर्म 1 आ जाती है तो वो ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा। किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस की अगर नॉर्म 1 आ जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है, और मतलब ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल वैसे लिए होता है कि खुद के साथ वो 1 देता है और अदर्स के साथ 0। ऑर्थोगोनल बता दिया आपको कि ईच पेयर ऑर्थोगोनल में तो 0 होता है, ऑर्थोनॉर्मल में वो खुद के साथ 1 देता है और दूसरे के साथ 0। एस ऑर्थोगोनल सेट है नॉन 0 वेक्टर्स का, तो एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। दैट इज़ वेरी गुड एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू और नॉट, आई डोंट नो, बट इफ ऑर्थोगोनल सेट वेक्टर नॉन 0 वेक्टर्स का तो एस ऑलवेज एल है। पाइथागोरस ने एक रूल दिया था, पाइथागोरस को इस तरीके से लिख सकते हैं भाई कि सारी जितने वेक्टर्स उन सबके सम का स्क्वायर इक्वल टू सेपरेट सब स्क्वायर्स। बताइए, तो बताइए ये किस टाइप का फंक्शन में बताया था कि
ये वेक्टर स्पेस से कंटिन्यूस फंक्शन पाई माइनस पाई से वाई के बीच में है विद इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन दिस काइंड ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्थोगोनल सेट होता है 1 cos t cos 2t sin t इससे डायरेक्ट मतलब ये है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखो कि अगर फंक्शन अलग अलग है तो भी 0 है, ठीक है, और अगर एम एन अलग अलग है उस केस में क्या होगा, फंक्शन सेम है अगर तो भी 0 है, ठीक है। तो फंक्शन सेम होंगे या कॉफिशिएंट सेम होंगे। अगर कॉफिशिएंट सेम है तो भी 0, अगर फंक्शन सेम है और कॉफिशिएंट अलग है तो भी 0। लेकिन अब सारी चीज़ें एक अलाइंड हो जाती है, मतलब फंक्शन भी सेम है और कॉफिशिएंट भी सेम है, उस केस में पाई से माइनस पाई के बीच का आंसर हमेशा पाई होता है, जैसे साइन हो चाहे कॉस हो। पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन फूरियर कॉफिशिएंट क्या होगा। तो बेसिस वेक्टर और ऑर्थोगोनल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि जो ऑर्थोगोनल है अगर तो एलाइज होता है, एलाई मतलब क्या था बेसिस, तो बेसिस वेक्टर कैसे हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए। कॉफिशिएंट क्या बोलते हैं कि एक्स आई के टर्म्स में होते हैं, और एक्स आई बोलते हैं कि इसको है ऐसे वी को अगर यू से मल्टीप्लाई करते हैं और यू का इनर प्रोडक्ट स्पेस खुद के साथ ही, तब जाके जो कॉफिशिएंट आता है वो क्या होता है, फूरियर कॉफिशिएंट। डेमो देखो, डेमो ये है कि इसको मुझे इसके साथ फूरियर कॉफिशिएंट निकालना है। फूरियर कॉफिशिएंट निकलता है, मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालूँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस निकाल लिया, फिर नीचे वाले का इनर प्रोडक्ट स्पेस खुद से ही इनर प्रोडक्ट निकलता है, x1 निकल जाएगा, ऐसे x2 निकाल लो, ऐसे x3 निकाल लो। फूरियर कॉफिशिएंट को इस तरीके से लिख सकते हो आप, खुद का दूसरे के साथ और खुद के साथ, और ये खुद का जब इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालता है मतलब नॉर्म का स्क्वायर, राइट। इनर प्रोडक्ट स्पेस मतलब नॉर्म का स्क्वायर ही होता है, फिर स्क्वायर हटाया तभी तो अंडर रूट बनेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो फूरियर कॉफिशिएंट होंगे, उनके लिए जो बेसिस होती है वो क्या होगी, ऑर्थो नॉर्मल, तो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल। एक्शन में बेसिकली यही होता है ना, एक्शन में हम निकालते हैं ये वी और डब्ल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट, ऊपर डब्ल्यू वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस, जैसे ये वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर है, एक वेक्टर वी है, वी की जो डब्ल्यू पे छाया पड़ रही है वो क्या है, सी डब्ल्यू, ठीक है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, वी माइनस सी डब्ल्यू। यहाँ पे वी क्या है, वो वेक्टर है, और सी डब्ल्यू क्या है, उसकी परछाई, ठीक है, वेक्टर ट्रायंगल लॉस है। तो अब हमें निकालना है कि डब्ल्यू से डब्ल्यू आर तक एक ऑर्थोगोनल सेट है नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का, वी इज़ एनी वेक्टर। तो हमें ये देखना है कि वी डैश हम ऑर्थोगोनल सेट कैसे निकाल सकते हैं। ऑर्थोगोनल सेट निकालने का एक तरीका कि जो वेक्टर गिवन है उसमें से जो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल सेट में है वो सब आप लिख दो, ठीक है। और C1 C2 CR वगैरह ये कॉफिशिएंट जो आप निकाल रहे हो, फूरियर कॉफिशिएंट है, फूरियर कॉफिशिएंट यू कैन फाइंड आउट विद द UW एंड WW1 लाइक दैट काइंड ऑफ। सो देन जो वी डैश होगा वो ऑर्थोगोनल होगा किसके, W1 W2 एंड WR के।